लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की आज 100 उम्मीदवारों के नाम वाली पहली लिस्ट आ सकती है। उसी से जुड़ी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में 4 मौजूदा सांसदों के टिकट काट सकती है। इस वक्त छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 6 सांसद हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के 9 सांसद थे। 3 सांसदों ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव लड़ा था और ऐसे में मौजूदा संख्या बीजेपी के सांसदों की 6 है, जिनमें से जानकारी ये मिल रही है कि 4 सांसदों का टिकट काटा जा सकता है। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं नीरज से। नीरज, मतलब ये बदलाव की बयार जिसकी सुगबुगाहट छत्तीसगढ़ में सामने आ रही है, यही एक फॉर्मूला पैटर्न देखने के लिए मिलेगा इस बार टिकट बंटवारे में? मौजूदा सांसदों के टिकट कटेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत हमेशा ये कोशिश करती है, नए और पुराने का समावेश करती है। तो इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में माना जा रहा है कि करीब 4 ऐसे सांसद हैं जिनमें नए चेहरों को भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है, बल्कि 5 लोगों को रिपीट किया जा सकता है। पहले से ही जो 9 में से 3 लोगों को विधानसभा चुनाव लड़ा चुकी भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में भाजपा मानती है कि 4 नए चेहरों को वहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। अब देखना ये होगा, ये केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, कई राज्य, दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली में करीब 4 ऐसे सांसद हैं जिनके टिकट कट सकते हैं, वहां पे नए चेहरे उतारे जा सकते हैं। मैं बता देती हूँ पहले ये खबर ना, दिल्ली वाली खबर बता देती हूँ जो आप बता रहे हैं दर्शकों को, उसके बाद आप इस पर और जानकारी दे दीजिएगा। छत्तीसगढ़ के बारे में बात हो गई है, दिल्ली की बात कर लेते हैं। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं, दिल्ली की 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी नए चेहरे उतारेगी। सांसद गौतम गंभीर को फिर से टिकट मिलने की संभावना कम है, मतलब गौतम गंभीर का टिकट कट सकता है। पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर 2019 में पहली बार सांसद बने, इस बार उनका टिकट कट सकता है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके टिकट पर भी खतरा मंडरा रहा है। नई दिल्ली से सांसद हैं मीनाक्षी लेखी, चांदनी चौक से सांसद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके टिकट भी कट सकते हैं, इनके टिकट पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसी तरीके से हंसराज हंस का टिकट भी कटना तय माना जा रहा है। और जो 7 में से सिर्फ 3 सांसद हैं जिनको बताया जा रहा है रिपीट करेगी बीजेपी, उनमें नाम प्रवेश वर्मा का है, रमेश बिधूड़ी का है, मनोज तिवारी का है। यही है पूरी खबर नीरज। बिल्कुल सही आपने रोमाना कहा कि ये 3 सांसद मनोज तिवारी, रमेश बिधूड़ी और प्रवेश वर्मा, इन तीनों सांसदों के नाम को सिंगल पैनल के तहत केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा गया और माना जा रहा है इन तीनों लोगों को भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो चांदनी चौक से सांसद, इनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई नई प्लानिंग कर रखी है, कुछ उनके लिए नई योजना है, तो माना जा रहा है वहाँ कोई नया वैश्य लीडर सामने आ सकता है। 2-3 नाम रखे गए थे जिनमें से 2 नाम दिल्ली के लिए खासतौर से, तो क्या इसमें किसी तरीके की कोई स्टार पावर भी देखने के लिए मिल सकती है? देखिए, अभी फिलहाल ये ऐसी स्थिति दिखने को मिलती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अभी की मौजूदा जो परिस्थिति है उसमें नरेंद्र मोदी का ऑरा इतना बड़ा हो चुका है कि मुझे नहीं लगता कि किसी नेता में इतनी हैसियत है या ताकत है कि जो पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप का विरोध भी कर सके। पहली चीज़ तो ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिनको भी डिसाइड कर देगी उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा पीछे लग जाएगा। और मैंने सवाल ये पूछा था, स्टार पावर देखने के लिए मिल सकती है क्या? स्टार पावर का सवाल था। जिस तरीके से खबरें चल रही है ना कि कुछ मशहूर अभिनेताओं को या क्रिकेट जगत की कुछ बड़ी हस्तियों को मैदान में उतारा जा सकता है, तो क्या दिल्ली वालों को भी वो क्या बोलते हैं उसको, चकाचौंध देखने के लिए मिल सकती है सितारों वाली, नए उम्मीदवारों की शक्ल में? देखिए, हमेशा ऐसा प्रयोग किया गया है रोमाना। दिल्ली में हमेशा एक सीट पर कभी ना कभी किसी न किसी बड़े आदमी को उतारा गया है। आप 2009 का चुनाव देखिए, चांदनी चौक से स्मृति ईरानी को चुनाव मैदान में उतारा गया, फिर मनोज तिवारी को चुनाव मैदान में उतारा गया, गौतम गंभीर को 2019 में चुनाव मैदान में उतारा गया। तो ये दिल्ली का कल्चर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग करती रही है कि अलग अलग फील्डों से लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम हुआ है और उनको चुनाव मैदान में उतारने का काम। तो इस बार भी एक साथ चेहरे देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई ऐसी सुगबुगाहट भी है। बिल्कुल, अभी उन नामों का खुलासा अगर औपचारिक तौर पर होता है तभी बात करना उन पर मुझे लगता है जायज रहेगा। फिलहाल एक और खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों के लिए बीजेपी 6 सीटें छोड़ेगी। 80 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी को 74 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 80 में से 6 सीटें जो हैं बीजेपी सहयोगी दलों के लिए छोड़ देगी, जिनमें आरएलडी के हिस्से में 2 सीटें आएंगी लोकसभा की। अपना दल भी 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ता रहा है, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज वाली सीट है। तो वही 2 सीट एक बार फिर से अपना दल सोनेलाल पटेल
के खाते में जाएगी पार्टी के एसपी, एसपी और निषाद पार्टी के लिए एक एक लोकसभा सीट। ये बताइए मुझे कि आरएलडी एक नए साथी के तौर पर इस बार जब सामने निकल कर आएगा, अपना दल के साथ तो पुराना एक साथ रहा है, वहां तो सीटें पता ही हैं, तो उसको लेकर भी फॉर्मूला तय पा लिया गया है क्या कि ये सहयोगियों को कौन कौन सी सीटें दी जाएंगी? 80 में से जो 6 सीटें यूपी में दी जा रही हैं सहयोगियों को। नीरज। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि 80 में से 6 सीटें सहयोगियों के लिए निर्धारित कर दी गई हैं। 2 सीटें माना जा रहा है कि बिजनौर और हाथरस, ये बिजनौर और बागपत, ये 2 सीटें आरएलडी के खाते में जा सकती हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़ और मिर्जापुर पहले से ही अपना दल के खाते में है। एक सीट माना जा रहा है घोसी सुभाषपा के खाते में जा सकती है, जबकि एक सीट पहले से ही उनके बेटे प्रवीण निषाद सांसद हैं निषाद पार्टी के, तो ये 6 सीटें पहले से एलोकेट है। एक अलग बात है कि निषाद पार्टी भी अपना दल की तरह 2 सीटों की डिमांड कर रही है, सुभाषपा भी 2 सीटों की गाजीपुर और घोसी की डिमांड कर रही है। लेकिन मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों को एक एक सीट पर संतोष कराना चाहती है, और ऑलरेडी जो अपना दल को 2 सीटें दी गई हैं वो 2 सीटें शायद उनकी बरकरार रहें, और 2 सीटें आरएलडी को देकर आरएलडी को एनडीए में शामिल कर लिया जाएगा। और एक राज्यसभा की सीट जो खुद अभी जयंत चौधरी राज्यसभा हैं, तो अगर राज्यसभा से इस्तीफा देकर आते हैं तो माना जा रहा है कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी उन्हें फिर से रिपीट कर सकती है। तो अभी फिलहाल ये मोटा मोटा फार्मूला भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के बीच में बना है। अब देखना ये होगा कि इसकी औपचारिक शुरुआत कब होती है, औपचारिक ऐलान कब होता है। हो सकता है आज या कल इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाए कि आरएलडी और भाजपा का क्या पैक्ट हुआ है, क्या समझौता हुआ है, और क्या क्या है सहयोगियों के साथ गठबंधन का फॉर्मूला, ये बहुत जल्द साफ कर दिया जाएगा, जैसा कि नीरज बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। स्क्रीन पर सवाल आपके सामने, 100 की लिस्ट आएगी, क्या बीजेपी चौंकाएगी? शुरुआत में पहली लिस्ट 100 उम्मीदवारों के नाम, आपको क्या लगता है एक्स फैक्टर क्या रहने वाला है इसमें? देखिए, जो दिग्गज हैं, दिग्गजों के नाम तो उसके अंदर रहेंगे, तो उसमें कोई चौंकाने वाला सवाल नहीं है। ठीक है। चौंकाने वाली स्थिति तब बनेगी जब किसी दिग्गज का टिकट कटता हुआ दिखाई पड़ेगा। हाँ। तो अभी ऐसे दिग्गजों के मोटे तौर पर नाम सामने नहीं आए हैं जिनका टिकट कटने का अंदेशा हो, तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब इसमें जैसा अभी मैं बीच में ब्रेक में अकू से बात कर रहा था कि बीजेपी पूरे देश के पैमाने पर लगभग कितने प्रतिशत टिकट काटेगी, तो अकू जी का कहना था कि 30% टिकट काटेगी। हालांकि ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, मैंने इनका आंकड़ा चुरा लिया है, लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी इससे भी ज्यादा टिकट काट सकती है। अब आप देखिए दिल्ली है, दिल्ली में टिकट कटने का जो प्रतिशत है वो 50% से ज्यादा है, 50% ऊपर चला गया। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में तो मेरे ख्याल से 70% हो गया है, हो गया है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी के लोकसभा सांसदों, लोकसभा प्रत्याशियों में बहुत बड़े पैमाने पर, अभूतपूर्व बड़े पैमाने पर परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ये तो स्ट्रैटेजी रही है बीजेपी की, और गुजरात के जमाने से स्ट्रैटेजी रही है बीजेपी की, सारे के सारे पूरे के पूरे घर के बदल डालेंगे टाइप। नहीं, वो घर के बदल डालेंगे, लेकिन अब की थे वो 0 पावर वाले या 10 पावर वाले नहीं है। अब की थे तो वो 20 जो हाईएस्ट मान लीजिए घर में लगाया जाता है, तो 15 वाले भी बदले जा रहे हैं। यानी कि नेक्स्ट जो बड़े लोग हैं, जिसमें जगदम्बा पाल, ऐसे लोगों के भी टिकट कटने की, जितने भी जो अपने आप को बड़ा नेता मान रहे हैं, और उम्र के लिहाज से आप ये मानिएगा तो 65 के पार वाले में जैसे ही आप जानते हैं तो स्कैनिंग में ज़्यादा बड़े लेवल पर आ जाते हैं। और जब तक आप बहुत बड़े नेता नहीं हो, राजनाथ सिंह नहीं हो या बाकी और नहीं हो, तब तक आपके ऊपर हमेशा स्कैनर लगा रहेगा। ठीक है। और मुझे यही लगता है कि बड़े पैमाने पे यूपी में हो सकता है लगभग 20 से 25 सीटें बदलाव की ओर होंगी। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है, उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, और सवाल जिस पर बात हो रही है वो ये कि पहली लिस्ट में कद्दावर, मतलब मोदी के 400 प्लस का ट्रेलर इसी पहली लिस्ट में दिख जाएगा क्या? इस पर आगे चर्चा बढ़ाऊं उससे पहले एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। बीजेपी और आरएलडी के बीच समझौते का औपचारिक ऐलान जल्द होने वाला है। अगले 24 घंटे के भीतर इसका ऐलान हो सकता है। बीजेपी और आरएलडी, जयंत चौधरी की पार्टी साथ में आ चुके हैं, बीजेपी के एनडीए के साथी हैं। औपचारिक ऐलान इसका 24 घंटे के भीतर होना संभव है। तो यहाँ जिस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, दिल्ली का फॉर्मूला, छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला, ऐसे में वो टिकट जो कटेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें भी उत्तर प्रदेश में हैं, सहयोगी भी नए आ रहे हैं, तो वो यूपी में ही आपको लगता है कि बीजेपी उम्मीदवारों के नाम में सबसे ज्यादा बदलाव दिखेगा? देखिए रोमाना जी, एक बात आप समझ लीजिए, जो पॉलिटिकल चेंज हो रहा है धीरे धीरे, आप याद कीजिए विधानसभाओं के चुनाव में जब बार बार चेहरे की बात हो रही थी, तब मैं कहता था
कि चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है। जब वोट बीजेपी के नाम पर मिलने लगे, मोदी के नाम पर मिलने लगे, तो उस पार्टी को ये सहूलियत होती है, वो चाहे जितने चेहरे बदल दे, लोग वोट जो है वो मोदी के नाम पर और कमल के नाम पर दे रहे हैं। तो ऐसे में मैं एक बात कह रहा हूँ कि सीधे सीधी जो एज वोज मत सोचिए, परफॉर्मेंस, और मोदी उसमें वो हैं एक एक का परफॉर्मेंस रखते हैं। जो परफॉर्मेंस नहीं किया होगा वो बड़ा हो या छोटा हो, जैसे मैंने कहा कि किसी भी तरह का बीजेपी के बारे में फोरकास्ट करना गलत है। इसलिए मैं हमेशा कहता था कि कोई चेहरा नहीं है, और तीनों राज्यों में जिस तरह से जीते, मैंने कहा था चौंकाने वाले आएंगे। अगर बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा नाम बदल जाए जी, देखिए छत्तीसगढ़ में पिछली बार सारे नाम सारे बदल दिए गए थे, गुजरात में पूरी कैबिनेट चेंज कर दी गई थी। मैं आपको बता रहा हूँ चौंकाने वाले होंगे। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में 30 या 40% के टिकट कट जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है, फायदा होता है जब नया चेहरा आता है तो उससे जनता को एक संभावना नजर आती है उसमें। 30 या 40 पर रुक गए सर आप। यहाँ तो दिल्ली देखिए ना 50% हाँ, से ज्यादा, मतलब छत्तीसगढ़ दिल्ली में भी, छोटी मतलब है, आंकड़ा उस तरीके दिल्ली का जाना छोटी चाह है, रही थी मैं। इसलिए मैंने हाँ, कहा। और आप झारखंड के धनबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो गया है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य होगा मुझे, जो आप मुझे इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, क्या मैं आपके लिए जिंदगी खपाऊंगा कि नहीं खपाऊंगा? आपकी भलाई के लिए जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा? शरीर का कण कण, समय का पल पल आपको समर्पित करूंगा कि नहीं करूंगा? आपको विश्वास है ना? यही मोदी की गारंटी है। मेरे भाइयों बहनों, अभी मैंने सिंदरी खाद कारखाने को जो फिर से शुरू करने की गारंटी दी थी, साल 2018 में मुझे सिंदरी के इस खाद कारखाने का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला, और आज सिंदरी के इस खाद कारखाने का लोकार्पण हो गया। आप मुझे बताइए साथियों, क्या आपने सोचा था कि ये कारखाना एक दिन फिर से शुरू हो जाएगा? सब लोग निराश हो चुके थे ना, सबने मान लिया था बस हो गया, ताला लग गया। माना था कि नहीं माना था? लेकिन ये मोदी तो है जिसकी गारंटी में दम है, और इसलिए जिसकी आशा भी आपने छोड़ दी थी, उसमें भी ऊर्जा भरने के लिए आपने मोदी को काम दिया है। इस खाद कारखाने से यहां युवाओं के लिए हजारों रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इस खाद कारखाना से पूर्वी भारत के किसानों को बहुत लाभ होगा। साथियों, भाजपा का मतलब है, भाजपा का मकसद है, और वो है विकास, विकास, तेज विकास। जबकि कांग्रेस हो
या उसके सहयोगी दल वो विकास के सबसे बड़े दुश्मन है। अब देखिए, उसका मैं एक उदाहरण आपको याद कराता हूं। नॉर्थ कर्णपुरा का बिजली का कारखाना, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका शिलान्यास पिछली सदी के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी करके गए थे, लेकिन फिर कांग्रेस की घोटालेबाज सरकार आई और इस प्रोजेक्ट पर ताला लग गया। 2014 में मोदी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने की गारंटी दी थी। आज इस बिजली कारखाने से अनेकों घर रोशन हो रहे हैं। मोदी ने उन गरीबों की भी चिंता की है जिनके घर पहले बिजली कनेक्शन नहीं था। सौभाग्य योजना से यहां धनबाद में भी करीब 1 लाख घरों में पहली बार मुफ्त बिजली कनेक्शन लगा है। इसलिए तो देश कह रहा है, इसलिए तो देश कह रहा है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। साथियों, झारखंड के आप लोग मोदी की ऐसी अनेक गारंटियों के गवाह हैं जो बीते वर्षों में पूरी हुई है। देवघर में झारखंड के दूसरे एयरपोर्ट का शिलान्यास मैंने 2018 में किया था। साल 2022 में इसके लोकार्पण करने का अवसर भी आपने मुझे ही दिया। साल 2018 में ही मैंने झारखंड के पहले एम्स की आधारशिला रखी थी और 2022 में इसका लोकार्पण भी आपके ये सेवक मोदी ने किया। आज झारखंड देश के उन राज्यों में है जहां रेलवे का 100% बिजलीकरण हो चुका है। झारखंड को अब तक 3 आधुनिक मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है। कुछ दिन पहले ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 27 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ है। एक साथ 27 स्टेशन, पिछले 100 साल में यह काम नहीं हुआ होगा। 25 फरवरी को ही झारखंड में अस्पतालों से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। साथियों, झारखंड में तेज विकास के लिए ये जरूरी है कि यहां कानून व्यवस्था अच्छी हो, शासन प्रशासन ईमानदार हो। लेकिन जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी
और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है। तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है और यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। आपने देखी है ना यहां किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। मैंने तो अपनी आंखों से कभी नोटों के ऐसे ढेर देखे ही नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा, क्या झारखंड कमाल कर रहा है। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। और अभी बाबूलाल ने तो बढ़िया वर्णन किया है इसका। भाइयों बहनों, ये आपका पैसा है, ये झारखंड के गरीब आदिवासियों का पैसा है, ये आपका पैसा है। आपके बच्चों के भविष्य के लिए पैसा था, इसे लूट लिया गया है। क्या आप ऐसे लोगों को माफ करोगे? ऐसे लोगों को माफ करोगे? क्या ऐसी बेईमानी झारखंड में चलने दोगे? क्या आपका रुपया कोई लूट ले आपको मंजूर है? ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, जब मोदी ऐसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेता है, तब ये लोग तरह तरह के बहाने बताते हैं। ये लोग जांच से भाग रहे हैं क्योंकि लोग अपने कारनामे जानते हैं। जेएमएम और कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक ही समझा है। झारखंड में इतने जनजातीय परिवार हैं, इतने प्रतिभाशाली नौजवान हैं, ये लोग उनको कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि परिवारवादी अपने ही परिवार की सोचते हैं, जबकि मोदी जो भी कर रहा है वो आपके भविष्य के लिए कर रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा है। आप मुझे बताइए, ये जेएमएम को चलाने वाले जो लोग हैं, एक ही परिवार के है कि नहीं है? एक ही परिवार के है कि नहीं है? वो अपने बच्चों का भला करेंगे कि आपके बच्चों का भला करेंगे? उनको अपने बच्चों की चिंता है कि आपके बच्चों की चिंता है? ये मोदी है। आप ही मेरे परिवारजन हैं, आपके बच्चों का भविष्य ये हमारी गारंटी है। साथियों, धनबाद और आसपास का एक क्षेत्र
उद्यमियों और श्रमिकों का क्षेत्र है, लेकिन मोदी आपके लिए जो भी योजना बनाता है, ये इंडी गठबंधन वाले उसका विरोध करते हैं या फिर उसमें अड़ंगे डालते हैं। कोरोना काल में हमने मुफ्त राशन की योजना शुरू की, लेकिन इंडी गठबंधन के लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। इंडी गठबंधन वाले चाहते हैं कि मुफ्त अनाज देने वाली योजना बंद कर दी जाए। आप मुझे बताइए भाई, गरीब के घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए कि नहीं? आप मुझे बताइए, चूल्हा जलता रहना चाहिए कि नहीं? आप मुझे बताइए, गरीब का बच्चा पेट भरने के बाद ही सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? क्या गरीब की सेवा मोदी को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये इंडी गठबंधन वाले कितना ही दबाव बना ले, लेकिन ये मोदी न झुकने वाला है न हटने वाला है। ये मुफ्त अनाज वाली जो गरीबों की योजना है ना, वो मोदी चालू रखेगा, आगे भी चालू रखेगा, ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे। साथियों, यहां झारखंड के अनेक भाई बहन दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं। मेरे यहां गुजरात में तो मेरा बहुत लोगों से मिलना होता था। मैं कभी सीमा पर जाता हूं तो वहां पर भी काम करने वालों में मुझे मेरे झारखंड के भाई बहन मिल जाते हैं। ऐसे साथियों को, उनको भी जहां हो वहां मुफ्त राशन मिलता रहे, हमने इसका भी इंतजाम किया। हमने एक देश एक राशन कार्ड योजना बनाई। अब मेरे मजदूर साथियों को किसी नई जगह पर जाने पर नया राशन कार्ड नहीं बनाना पड़ता। साथियों, भारत को विकसित बनाने में नारी शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और मैं देख रहा था, जब मैं खुली जीप में आ रहा था, जितनी मात्रा में माताएं बहनें आशीर्वाद दे रही थी, यह अद्भुत दृश्य था। इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का आना, वो भी अभी तो खाना खाना या पकाने का टाइम होता है, तब आकर के मोदी को आशीर्वाद देने के लिए आ जाएं। ये कितना बड़ा प्यार है। साथियों, ये माताओं बहनों की सेवा बीते 10 वर्षों में टॉयलेट हो, गैस कनेक्शन हो, बहनों की ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान भाजपा ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को बहुत सस्ता गैस सिलेंडर भी भाजपा सरकार ही दे रही है। अब मोदी पानी की समस्या का समाधान करने में जुटा है, लेकिन यहां इंडी गठबंधन की सरकार इस काम को भी रोक रही है। इतने साल बाद भी झारखंड में जल जीवन मिशन का करीब करीब 50% काम पूरा नहीं हो पाया है। झारखंड की इंडी गठबंधन की सरकार यहां गरीबों के पक्के घर बनाने में भी रोड़े अटका रही है। और अभी बाबूलाल जी ने बताया, उसमें भी मलाई खा जाते हैं। साथियों, इंडी गठबंधन की सरकार विकास विरोधी है, जनता विरोधी है। ये लोग जनता का हक छीनकर सरकार में मौज करने के सिवाय उनके पास कोई विजन नहीं है। जबकि मोदी की कोशिश है कि आपका अधिकार सीधे सीधा आपको मिले।
आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज होता है तो सीधा पैसा अस्पताल को पहुंच जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि सीधे मेरे किसानों के बैंक खाते में पहुंच जाते हैं। एससी एसटी समाज के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई मलाई खाने वाला नहीं, सीधे सबके बैंक खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। मनरेगा की मजदूरी सीधी बैंक खाते में आती है। गैस सिलेंडर की सब्सिडी सीधी बैंक खाते में आती है। मोदी के ऐसे ही कामों ने इंडी गठबंधन के बिचौलियों का कमीशन बंद कर दिया है। अब मुझे बताइए, जिनके ये कमीशन बंद हो गए हैं तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? मोदी पर गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? भांति भांति का झूठ फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे? पानी पी पी करके गालियां देते हैं, लेकिन उनकी एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि आपके आशीर्वाद की इतनी मजबूत दीवार है कि एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचने देती। और इसलिए मैं आपको नमन करता हूं। और भाइयों बहनों, मेरा पक्का विश्वास है, मेरा इस देश की जनता पर विश्वास है, इस देश के गांव गरीब किसान पर विश्वास है, इस देश की माताओं बहनों नौजवान पर विश्वास है। और मेरा विश्वास है कि लोग जितना कीचड़ उछालेंगे, जितना ज्यादा कीचड़ उछालेंगे, उतने ही ज्यादा कमल खिलेंगे। साथियों, आदिवासी कल्याण और आदिवासी समाज की भागीदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो अलग झारखंड राज्य का निर्माण ही है। ये भाजपा ही है जिसने अलग आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया और बीते 10 वर्ष में इसके बजट में 5 गुना बढ़ोतरी की। आदिवासी समाज में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों की पहली बार सूद लेने वाली कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम भाजपा है। मैंने झारखंड से ही इन जनजातियों के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना शुरू की थी। इसके तहत आदिवासी परिवारों के घर बन रहे हैं, दूसरी सुविधाएं बन रही हैं, रोजगार के साधन बन रहे हैं। इसका लाभ हमारे झारखंड की बैगा, बिरहौर, बिरजिया, कोरवा, परैया, सवारा, ऐसी छोटी छोटी आखिरी छोर पर बैठी हुई मेरे जनजातीय भाई बहनों को इसका लाभ मिल रहा है। ये भाजपा सरकार ही है जिसने भगवान बिरसा मुंडा का संग्रहालय बनाया, उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। साथियों, हर गरीब का सपना ही, और आप लिख लीजिए, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मैं खुद दिन रात इसलिए खपा रहा हूं ताकि देश में गरीबों की मुश्किलें कम हैं। जितनी कम हो मैं उसके लिए कुछ न कुछ करता रहूं। मेरे देश के गरीब गरीबी से जल्दी बाहर निकले। बीते 10 साल में देश में 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर आए हैं। जब उन 25 करोड़ भारतीयों की गरीबी दूर हो सकती है तो जो अभी भी गरीबी में जी रहा है, मोदी पे भरोसा कीजिए, आपकी गरीबी भी जाएगी। मोदी का संकल्प है विकसित भारत के लिए विकसित झारखंड।
आप लोग यहां से जाएंगे तो मेरा एक काम करेंगे, ऐसा नहीं हाथ ऊपर करके बताइए तो मानूं, मेरा काम करेंगे, पक्का करेंगे। यहां से जाने के बाद अपने घर के आसपास, गांव में, मोहल्ले में जो भी लोग हैं उनके पास जाइएगा। जो आज रैली में नहीं आ पाए उनके पास जरूर जाइएगा और उनसे कहिएगा कि मोदी जी धनबाद आए थे, मोदी ने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर घर में प्रणाम पहुंचा देंगे। एक बार फिर आप सभी का इतनी विशाल संख्या में आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं विशेष रूप से जो धूप में तप रहे हैं ना, उनको फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। मैं देख रहा हूं एक भी व्यक्ति वहां से हटा नहीं है। क्या प्यार है आपका, क्या आशीर्वाद है आपके, ये कभी भूल नहीं सकता हूं भाइयों बहनों, कभी भूल नहीं सकता हूं। आप इस धूप में तप रहे हैं, मोदी को आशीर्वाद देने के लिए जिंदगी में इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके ऐसी ताकत लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। जेलों में भी गुंज सुनाई देनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।